वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे कि कौन से संशोधन हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कल हमने ये कवर किया था कि संशोधन किस तरीके से किया जाता है संविधान में, यानी कि कोई भी अमेंडमेंट होता है तो किस तरीके से होता है, उसका क्या प्रोसेस है। और आज हम ये कवर करेंगे कि कौन से संविधान में हमारे में संशोधन हो चुके हैं अब तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल हमें ये जानना है कि कौन सा संशोधन कब हुआ था और उसके थ्रू क्या क्या प्रोविजंस हुए थे। स्टार्ट करेंगे। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, तथा इस अनुसूची में भूमि सुधार व न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को स्थान दिया गया था। ओके, याद रखना, ये भूमि सुधार से रिलेटेड बहुत बार पूछा गया है। चौथा संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1955 में हुआ था, राज्य को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार इस संशोधन के माध्यम से दिया गया था। उसके बाद महत्वपूर्ण है सातवां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके थ्रू क्या हुआ था, यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए किया गया था। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को संघ राज्य वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें ये चीज़ मैंने कवर करवाई थी। इसके थ्रू क्या हुआ था कि 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई थी। पहले 4 पार्ट थे ना राज्यों के, जो ब्रिटिश के टाइम की बात है उस टाइम पर, यानी कि जब राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था, यानी कि 1956 से पहले 4 पार्ट थे राज्यों के, जहां ब्रिटिशर्स का शासन था, कुछ वो राज्य थे। ठीक है, इस तरीके से 4 पार्ट थे, तो उनको ये जो संशोधन हुआ था इसके थ्रू उन पार्ट को जो है मतलब कि सम्मिलित कर दिया गया था, यानी कि एक ही कर दिया गया था। तब ये 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेश बनकर सामने आए थे। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन उच्च न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हुआ था, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के माध्यम से क्या हुआ था, दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। ठीक है, 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के थ्रू क्या हुआ था, गोवा और दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ये थोड़े से क्रिटिकल है, राज्यों के मामले में है, लेकिन ये संशोधन याद करने महत्वपूर्ण है। 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के थ्रू नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया तथा इसके लिए विशेष उपबंध भी किए गए। इसके बाद 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के थ्रू पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसके अलावा संघ शासित प्रदेशों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। ठीक है, ये आपको रटने पड़ेंगे, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है संशोधनों में। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के थ्रू सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और यह कौन सी भाषा बनी, 15वीं भाषा के रूप में इसको शामिल किया गया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के थ्रू लोकसभा की सीटों की संख्या को 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम। 35 और 36 दोनों महत्वपूर्ण हैं और दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को, सो प्लीज़ आज के बाद वो कन्फ्यूज़न ना ही रहे, ये मेरी आशा है। सिक्किम को दिए गए संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया तथा उसे भारतीय संघ के एक सह राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, याद रखना, संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, यहाँ पे पूरे तरीके से पूर्ण राज्य नहीं बनाया वो। इसके अलावा 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू क्या किया गया था, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और उसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने संबंधी जो नियम और शर्तें थीं उनको स्पष्ट किया गया। सिक्किम से ही संबंधित 36वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1975 में ही हुआ था। तो इसके थ्रू क्या किया गया, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना करके 10वीं अनुसूची को
समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आता है, जिसको आपके भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? इसके थ्रू बहुत सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए थे, कुछ हटाए गए थे। ठीक है, और किस समिति के द्वारा इसको लाया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के थ्रू इसको जोड़ा गया था, उसकी सिफारिशों पर यह संशोधन हुआ था। देख लेते हैं कौन से प्रावधान इसके थ्रू हुए थे। यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है, इसे लघु संविधान, इंग्लिश में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया। मैंने भी आपको बताया था कि स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, कल इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। उसने जितनी भी रिकमेंडेशंस दी थी उनको इसी अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इफेक्ट में लाया गया था, जिसके द्वारा नए भाग 4 जो कि मूल कर्तव्य हैं नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, वो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। अगर प्रश्न बनता है कि क्या प्रस्तावना से पहले संविधान में समाजवादी शब्द का कहीं पर प्रावधान था, तो आपका आंसर होगा हाँ, क्योंकि हमारे नीति निदेशक तत्वों में समाजवादी शब्द पहले से ही विद्यमान था, लेकिन इसको और स्पष्ट करते हुए हमारी प्रियम्बल में जोड़ दिया गया। ओके, कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया, किस अधिनियम के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा? 42 अमेंडमेंट 1976। इसके अलावा ये अमेंडमेंट, ये जो है ना, ये वाला जो प्रोविज़न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो आधार था उसको थोड़ा बदल दिया गया, यानी कि पहले क्या था, 1971 था, उसके आधार पर अब 2001 कर दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी गई। हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं हर लाइन पर ये नहीं कहना चाहती कि ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर वही लाते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 3 नीति निदेशक तत्व भी जोड़े गए थे, और मैंने नीति निदेशक तत्वों वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से ये चीज़ आप लोगों को याद कराई थी कि अमेंडमेंट वाले प्लीज़ याद रखना, क्योंकि वही पूछे जाएंगे। क्या क्या जोड़ा गया था? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, और वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की व्यवस्था भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी। इसके अलावा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया था। इंपॉर्टेंट है, कौन से 5 विषय थे? शिक्षा, वन, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन भी, ये 5 विषय थे जिनको समवर्ती सूची में भेज दिया गया था। किस सूची से? हटा करके राज्य सूची से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है संसद एवं राज्य विधानसभाओं से कोरम की आवश्यकता की समाप्ति कर दी गई थी। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है कोरम इंस्टू से ऐसा होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर एक डिजिट होती है, यानी कि इतने लोग, जब तक इतने सदस्य संसद में नहीं होंगे, संसद नहीं, यहाँ पर एक्चुअली राज्य विधानसभाओं की बात हो रही है, इतने सदस्य नहीं होंगे तब तक कार्य जो है स्टार्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट से और राज्य विधानसभाओं से ये चीज़ समाप्त कर दी गई। अखिल भारतीय विधि सेवा के सृजन की व्यवस्था भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही की गई थी। अब आता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो यही है। ठीक है, 44वें और 42वें में कोई कन्फ्यूज़न अगर आप लोगों को होता है तो मैंने पहले भी एक ट्रिक बताया था, याद रखिएगा। 42वां है तो ये 1976 में हुआ था, इस चीज़ को आप इससे याद रखिए, 4 + 2 = 6। ठीक है, अगर 44वां है तो वह 1978 में हुआ था, इसको आप ऐसे याद रखिए, 4 + 4 = 8। राइट, तो आप कभी भूलेंगे नहीं इस चीज़ को। देख लेते हैं इसके माध्यम से कौन से प्रोविजंस हुए थे। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के वास्तविक कार्यकाल को पुनः स्थापित कर दिया गया, यानी कि 5 वर्ष फिर से कर दिया गया। ऊपर 42वें के माध्यम से 5 से 6 किया गया, अब यहाँ फिर से 5 कर दिया गया। संसद एवं राज्य विधानमंडलों में कोरम की व्यवस्था को पूर्ववत रखा गया। समझ रहे हो आप, ऊपर हटाया गया फिर से पूर्ववत रख दिया गया। ठीक है, कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने यानी कि वापस भेजने की राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गईं, परंतु
पुनर्विचार सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। यानी कि पुनर्विचार के बाद सपोज कोई भी अधिनियम बनता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, अगर प्रेसिडेंट को उसमें कुछ भी कमी या कुछ भी लगता है तो वह उसे पुनर्विचार के लिए पार्लियामेंट के पास वापस भेज देता है। बट अगर पुनर्विचार के बाद वो वापस से जाता है प्रेसिडेंट के पास तो वो उसको बाध्य होता है उसको मानने के लिए, ठीक है, यानी कि उसको पास करने के लिए वो बाध्य होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का यूज़ किया गया, यानी कि इस शब्द को रखा गया। राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे केवल एक विधिक अधिकार के रूप में रख दिया गया। किस आर्टिकल के तहत रखा गया? 300 क। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। इसके अलावा क्या हुआ था? अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकने वाली व्यवस्था भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा की गई थी। अब आता है 50वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984। इसके थ्रू क्या होता है? संसद को खुफिया संगठनों या सशस्त्र बलों या खुफिया सूचना हेतु स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति दी गई। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम भी एक तरीके से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह दल बदल की राजनीति को रोकने के लिए लाया गया था। इसके द्वारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई तथा इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची को इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, इसके बाद 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 हुआ था। ठीक है, तो ये 1989 नहीं, एक्चुअली 1988 है ये। ठीक है, अब मैं समझाती हूँ क्या हुआ था। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। इसमें कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है लोगों को। एक्चुअली जो अधिनियम था ना वो 1988 का अधिनियम था, बट जब ये चीज़ इफेक्ट में आई, जब ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई तो वो 1989 में हुई थी, इसलिए लोगों को लगता है कि 1989 का अधिनियम है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्लियर कर लेना, 1988 का अधिनियम था और 1989 में वो इम्प्लीमेंट हुआ था। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 की बात हो रही है। इसमें क्या होता है? एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारी के स्थान पर एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। इसके बाद 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 आता है, जिसके थ्रू केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया तथा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई थी। इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा। एक बार फिर से बता दूंगी कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, लास्ट में। ओके, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके थ्रू क्या हुआ? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके थ्रू पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया। इसके लिए पंचायत नाम से नया भाग 9 जोड़ा गया तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय थे। ठीक है, विषयों को याद रखना। दूसरे में शायद 18 है, एक सेकंड नीचे आएगा वो। हाँ जी, 18 विषय थे। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हुआ। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया। इसके तहत भाग 9 क के नाम से नया एक भाग जोड़ा गया और इसे नगर पालिका कहा गया। ठीक है, एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत 18 विषय रखे गए। ठीक है, कितने विषय? 18 विषय रखे गए। अब आता है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इसके बाद क्या होता है? इसमें लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्निर्धारण पर अगले 25 वर्षों यानी कि 2026 तक की बात हो रही है, 25 वर्षों तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो लोकसभा तथा विधानसभाओं में सीटों की संख्या को 2026 तक वही रखा गया व राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ही होगा।
थोड़ा सा क्रिटिकल लैंग्वेज में है, ज़्यादा नहीं है, समझ लीजिएगा आप लोग। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 होता है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया तथा नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया गया था इसमें। अनुच्छेद 51A में एक नया मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया था, और 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या है? माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण का आधार वर्ष 2001 की जनगणना को बनाया गया। इससे पहले 84वें संविधान संशोधन के तहत 1991 की जनगणना के आधार पर बनाया गया था। ठीक है। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके थ्रू अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में बांटा गया। अब वो 2 भाग कौन से थे? एक था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 388, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो कि आर्टिकल 388A में है। ठीक है। नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता या फिर सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल या दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह सदस्य मंत्री बनने के लिए अयोग्य या निरर्हक होगा। ठीक है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो आप देख लीजिएगा क्या डिफरेंस है पढ़ के ध्यान से। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या हुआ था? किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। ठीक है। ये चीज़ें ना रटने वाली होती हैं, हर किसी को रटनी पड़ती हैं। इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो समझाई जाए। कुछ एक चीज़ें समझने वाली होती हैं, बट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से हो, यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह मंत्री बनने के लिए अयोग्य होगा। ठीक है। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके थ्रू क्या हुआ था? 8वीं अनुसूची में 4 और नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली। ये भाषाएं याद करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। इनके साथ ही संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? बढ़कर 22 हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसके थ्रू सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। उस चैप्टर में मैं कवर कर चुकी हूँ उसको, नीति निर्देशक तत्वों वाले में। ठीक है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, इसके थ्रू भारत द्वारा कुछ भागों का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभागों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया। ठीक है। बांग्लादेश को इसमें 111 भाग जो है क्षेत्र हस्तांतरित किए गए थे, और वहाँ से नहीं, बांग्लादेश ने 111 किए थे और हम लोगों ने 115 क्षेत्र किए थे। ठीक है। डिटेल में जानेंगे, इसको चैप्टर में पढ़ेंगे तब। 101वां संशोधन अधिनियम 2017, वस्तु एवं सेवा कर, इंपॉर्टेंट है ये भी। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत हुई। यह जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है। इसके बाद 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, इसके थ्रू सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में अनुच्छेद 338 और 338A के साथ साथ 388B को भी शामिल किया गया, जिनका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। ये अनुच्छेद याद रखिएगा। इसके बाद लास्ट था 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। हुआ क्या था? इसके तहत 16वें संशोधन कर
अनुच्छेद 16 में संशोधन करके सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जो कवर कर लिए गए। अब एक बार ये बता देती हूँ इम्पोर्टेंट कौन से हैं। पहला इम्पोर्टेंट है भूमि सुधार से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन अधिनियम महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन इस तथ्य से बन सकता है। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम नहीं। उसके बाद आपका 13वां 14वां, रुकिए मैं बताती हूँ कौन सा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम इम्पोर्टेंट है। 24वां महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद 35वां और 36वां दोनों इम्पोर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 नो डाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 44वां भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद 61वां भी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा 18 से 21 से 18 इसकी आयु की गई थी, ठीक है। ये तो बहुत ईजी सा है, सबको याद रहता है। इसके बाद 65वें को छोड़ दीजिए, ये आएगा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम महत्वपूर्ण है। इसके बाद आएगा 73 और 74, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी इसमें महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 91वां 89वां भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ये भाषाओं की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन भाषाओं के नाम याद रखिएगा। इसके बाद 97वां सहकारी समितियों से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, और 100वां भी, और 103वां है। इसके बाद 101 और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन वैसे सारे ही पढ़ने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वह जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। संशोधन किस तरीके से किया जाता है वो चीज़ हमने इससे पहले चैप्टर में कवर कर ली है। इस चैप्टर में बस ये बताया कि कौन से संशोधन अब तक किए गए हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।